नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर इंटेलिजेंस में। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में हमारा तीसरा लेक्चर है। ओके, तीसरा पार्ट है सेट थ्योरी का। लेक्चर भी हमारा तीसरा है। ठीक है, तो जो हमने अब तक पढ़ा है दो लेक्चर्स में, तो उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और इस वीडियो के भी मैंने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, पहले आप वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको करना है और कैसे करना है। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम ऑलरेडी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है @R इंटेलिजेंस। जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, जब ये टाइप करेंगे तो वहां पर मेरा चैनल आएगा, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, इस तरह से सिंबल बना हुआ वहां पर। तो वहां आपको क्या करना है कि एक जो पहली आपको डाउनलोड करनी है वो अप्रैल 20 में आपको जाना है। डेट 20 अप्रैल 20, और टाइमिंग क्या है 9:39 पे। मैंने वहां पर एक फाइल PDF अपलोड करी है। ठीक है, जिसका नाम है सेट थ्योरी पार्ट 1 एंड नोट्स के नाम से। ठीक है, ये आपको एक PDF मिलेगी। दूसरी PDF मैंने अप्रैल 22 को अपलोड करी है। ठीक है, कितने बज के 7:22 पर, मतलब 19 आई। ठीक है, जिसका किस नाम से ये PDF सेट थ्योरी नोट्स सेकंड, इस तरह से ये नाम है। ठीक है, तो आप पहले ये PDF वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अपनी स्टडी आगे करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ से डाउनलोड कीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे अप्रैल 20 डेट में जाएंगे। वहां आपको 9:39 पर एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है सेट थ्योरी पार्ट 1 नोट्स। तो आपको ये डाउनलोड करनी है। इसमें हमने 2 क्लासेस जो अब तक लिए उसके सारे नोट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। अप्रैल 22 जो भी अभी हम पढ़ेंगे, इसके नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। 19:22 पर ये फाइल मैंने अपलोड करी है। ठीक है, सेट थ्योरी नोट्स 2 के नाम से। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए वहां से। हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। तो अब तक हमने सेट थ्योरी के बारे में इसके डेफिनेशन पढ़ा, सेट होता क्या है, सेट की 2 फॉर्म्स देखी हमने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देखी। कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे, काफी चीजें हमने उसमें सीखी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक है, कि उनके थोड़ा देखते हैं कि सेट के और टाइप्स देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है। ठीक है, अब तक हमने देखा कि कोई सेट है। ठीक है, उसके अंदर अभी हम देख रहे थे कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा था, 1 2 आ रहा था। हमने एक वोवेल्स का सेट बनाया था। ठीक है, उसके अंदर कुछ केतन ने वोवेल्स का सेट बनाया था। ओके, तो अभी हमने देखा था कि एक एम्प्टी सेट नहीं था, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे। तो एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, बस सिर्फ ये करली ब्रेसेस होंगे। हमें पता ही नहीं हम करली ब्रेसेस बोलते हैं। अगर आपको ये करली ब्रेसेस बनाना है तो सिंपल इस तरीके से बनाइए, दा बनाइए। ठीक है, और दा को यूं घुमा दीजिए। इसी तरीके से ई बनाइए, और सॉरी दा इस तरीके से बनाइए, और इसे यहां से यू घुमा दीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। ठीक है, या तो आप एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे या तो हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, या इसे हम नल सेट बोलेंगे, या हम उसे वॉइड सेट बोलेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, इसे या तो 5 से करेंगे, या इन हम करली ब्रेसेस से करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। या तो मैं ये लिख दूं या मैं ये लिख दूं, बात सेम है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर हमने कि एक सेट दिया हमने एक सेट लिया है कि कुछ एग्जांपल किस तरीके x सच दैट कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। ठीक है,
x इज अ नेचुरल नंबर और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमसे ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में हमें एक नेचुरल नंबर बताना है x, कोई नेचुरल नंबर है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए जब हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसका मतलब एक सेट, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, वो सेट खाली होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि सेट ही एक सेट है, मान लो एक कोई एक सेट है और इस सेट के अंदर आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो इसी को बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं, वॉइड सेट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, या हम इसे लिख सकते हैं इसे फाइव। ठीक है, इसे बोलते हैं फाइव। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी सेट था। अब आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें आपने नंबर गिने, कितने कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 है। वही मैंने एक सेट और लिया, इसमें बता सकते हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नहीं, क्योंकि इसका एंड हमें नहीं पता, 1 2 3 और कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता। तो इसी को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट, और इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट which is empty or consist of a definite number of elements। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट, या तो वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट में भी कितने एलिमेंट है, जीरो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता लगा ना उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, हमने काउंट तो करा कि जीरो एलिमेंट है, लेकिन उसमें तो हम काउंटिंग ही नहीं लिख पाएंगे। इनफाइनाइट के केस में हम काउंटिंग ही नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वो इनफाइनाइट सेट है। इसलिए हम एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके होंगे। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। ओके, इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया है कि हमने एक सेट लिया, मान लो कि एक सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है कि ये 5 है, इसमें कितना एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनाइट सेट है। अगर हम काउंट नहीं कर पाते, इनफाइनाइट होते, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। जैसे कि हम नेचुरल, जैसे हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, हमें पता है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 और इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो हम इसे नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट को कहता है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि एग्जांपल हमने किसका लिया, रियल नंबर्स का लिया है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देता है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर्स, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके अंदर तो सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, 1 2 3 0 नेगेटिव 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 नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट नंबर आ जाते हैं, पॉइंट के आ जाते हैं। तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए इसे रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट जो है रियल नंबर का, इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फाइनाइट समझ में आया। तो हमने दो चीजें देखी, एम्प्टी सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, खाली पड़ा हुआ है बेचारा। इस बॉक्स, जैसे कि हमने कोई बॉक्स लिया, ठीक है, उस बैक बॉक्स के अंदर मान लो आपको एप्पल्स रखने हैं। ठीक है, एप्पल्स रखना है, लेकिन कोई एप्पल है ही नहीं इसके अंदर, तो ये खाली बॉक्स है। खाली का मतलब क्या होता है, खाली का मतलब ये है एम्प्टी, खाली का मतलब क्या है, एम्प्टी या फाइल। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बॉक्स की यहाँ पे
बॉक्स तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए हम बॉक्स क्या बनाते हैं, ऐसा से बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? मान लो कि आपको एक सेट दिया है इस तरीके से, ए बी सी इस तरीके से दिया है, और बी एक सेट दिया है बी ए सी इस तरीके से। आप देखोगे एलिमेंट्स तो सेम ही है, ए बी सी, हमें पता है सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, एलिमेंट्स तो सेम ही है, ए बी सी बी ए सी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 एलिमेंट्स इसमें 3 एलिमेंट्स इसमें, और तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेम है, और हमें पता है सीक्वेंस मैटर नहीं करता इस केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर है, और ये भी कह सकते हैं बी ए के बराबर है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्वल सेट्स, दी टू और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, सेट्स ओके हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, मतलब दोनों में दो या दो से ज्यादा, ठीक है, सेट्स में अगर सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे इसमें सेम एलिमेंट्स है, तो इस केस में दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ए और बी इक्वल है, ए एंड बी बोथ सेट्स आर इक्वल, 1 2 3 3 2 1, बट 1 2 3 एलिमेंट्स तो सेम ही है। ठीक है, आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये सेट इक्वल है, इक्वल सेट समझ में आया? ओके, अब आते हैं नोट करता है, कुछ नोट करना, ठीक है, नोट करना ये वाली चीज, अ सेट डज नॉट चेंज ओके इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिपीटेड। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने क्या करा, एक सेट लिया, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से सेट लिया, आपने क्या करा इस सेट के अंदर, इसी सेट में 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को 3 बार लिख दिया, 3 को 3 बार रहने दिया। ठीक है, क्या ये दोनों सेट इक्वल नहीं है? हाँ इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम ही है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। ठीक है, 2 2 2 2 3 3 3, बट जनरली हम क्या करते हैं, रिपीटेशन नहीं करते, है ना। सेट में हम क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि रिपीटेशन नहीं करते सेट के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने इसके अंदर किया, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, रिपीटेशन नहीं करते, तो इस तरीके से लिखते हैं। बट ये सेट इक्वल है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लो कि मैंने इस तरीके से लिखा B1, क्या ये सेट इक्वल है? हाँ, ये दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि रिपीटेशन तो हम करते नहीं, तो वो क्वेश्चन क्यों दे रहा है हमें? तो घुमाने के लिए दे रहा है, घुमाने के लिए देख रहा है कि क्या इस बच्चे को ये पता है कि अगर मैं रिपीट कर देता हूं क्या उसका सेंस चेंज होगा? नहीं, इसका सेंस मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन अगर आप हटा दो तो दोनों तो बराबर ही है, और तब भी बराबर थे। ठीक है, तो यही बात यहां पर बोली गई थी, अ सेट डज नॉट चेंज ओके इफ वन और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ दी सेट उस सेट के आर रिपीटेड। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल जो लिया था ए का, ठीक है, तो हमने देखा कि इस सेट के इसने क्या करे, एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, ठीक है, रिपीट कर दिया। मान लो कि 3 को हम 3 बार कर देते हैं, तो हमने देखा कि सेट को रिपीट कर दिया। ठीक है, इसे 1 को 2 बार कर दिया, 3 को 3 बार कर दिया, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड ओके रिपीटेड। सॉरी, हम कहा थे अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। ठीक है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमने रिपीट कर दिए, इसे 2 बार कर दिया, इसे 3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स बट सेट दोनों इक्वल है। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी हमने देखा 1 2 3 2 2 1 1 3 3, लेकिन एलिमेंट देखेंगे 1 2 3 1 2 3, एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है। ठीक है, रिपीटेशन मैटर नहीं करता क्योंकि जनरली हम नहीं लिखते, तो इसका मतलब रिपीटेशन हटाए तो 1 2 3 1 2 3, तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों सेट्स आर इक्वल। ठीक है, सो आर इक्वल, सो बोथ सेट्स आर इक्वल सिंस ईच एलिमेंट इन सेट ए एंड बी इज सेम, वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ओके, अब आता है हम सबसेट पे कि सबसेट क्या होता है। देखो, सबसेट क्या होता है कि सबसेट का मतलब होता है कि मानो कि ये एक सेट दिया है आपको, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपको एक सेट दिया है बी, इसमें है 1 2, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सेट है, ठीक है, ये जो सेट है, ये 1 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स है, तो ये 2 एलिमेंट्स तो आपको ए में भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट है ना, कह सकता है कि बी इस ए का पार्ट है, सेट ए का पार्ट है,
तो इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए एक सेट है, ये बी उसका सबसेट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी, ठीक है, ए का सबसेट है। तो इस बात को कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इससे। ये एक सिंबल है जिसे हम सबसेट का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब होता है बी कंटेंट इन ए, मतलब बी ए में है, ठीक है, बी ए में है, ठीक है। इसे हम इस तरीके से बोलते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ए बी को कंटेन करता है, ठीक है, कि ए बी को कंटेन करता है। कहने का मतलब यह है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, और ठीक है, इसी बात को यहां से बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं, कंफ्यूज ना होने के लिए, तो हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इस वाली फॉर्म को हम इतना नहीं यूज नहीं करते, ऐसा नहीं लिख सकते, बस यूज नहीं करते ताकि हम एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमें भी इसी को फॉलो करना है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सबसेट, a set A is said to be subset, ठीक है, of a set B, ठीक है, B का सबसेट, ठीक है, if every element of A is also an element of B, ठीक है। तो यहां पर B को लेके कह रहा है, तो हम ये, ठीक है, तो हम इसे B मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। a set A, ठीक है, is said to be the subset, इसे सबसेट कब बोलेंगे, ऑफ सेट बी का कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो इसका मतलब बी के अंदर हमने देखा कि भाई 1 2 3 1 2 है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया। तो हमने देखा कि भाई ये कह सकते हैं कि ये सबसेट है इसका, ठीक है। ये समझ में आया, ये अब मैंने बता दिया, इसे सबसेट का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। ये किसका सिंबल है, सबसेट का। इसका मतलब क्या होता है कि A is content in B, कि A is a part of the B, A पार्ट है B का, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स B में हैं, ठीक है। और कंटेंट इन, ठीक है, आपने नोट्स डाउनलोड कर लिया ना, जो मैंने अभी आपको सबसे वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल से सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पे हमने बोला ए कंटेंट बी वेयर ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो क्या होगा, हमने जैसे कि बोला कि सेट, ये हमारा एक सेट है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ठीक है। तो हमने माना कि भाई जो ये सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट है, अगर इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, ए में जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए को, अगर ए सबसेट है बी का, तो इसके एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स इसमें वो एलिमेंट्स बी में भी होंगे। अगर ए, ठीक है, एक एलिमेंट है जो कि ए में है, तो इसका मतलब ए एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो वेयर एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू बी, और हम इसे सिंबल के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इस सिंबल का हम यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपको समझ में आया, चलो एक बार ये चीज दोबारा समझते हैं, इतना इसका हम दोबारा समझ रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखो हमें पता है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ए बिलोंग करता है ए को, क्या ए सेट ए में है, हाँ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, देखो इसका मतलब अभी अभी दोबारा से देखते थे, ठीक है ना। अभी देखो क्या है कि ए जो 1 है, 1 एलिमेंट है ए का, ठीक है, 1 एलिमेंट किसका है, ए का है। तो इसका मतलब 1 एलिमेंट बी का भी होना चाहिए, क्योंकि ये ए क्या है, बी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये बी का तो एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि इसका सबसेट है। तो अगर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है, मान लो कि अगर मैंने उस एलिमेंट को मान लिया, सारे एलिमेंट ए मान लिए कि भाई ए एलिमेंट्स, ठीक है, ए में है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए। यही बात वहां बोली गई है, ठीक है। इसी बात को फिर हम कैसे बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, सिंबल हमने क्या है, इम्प्लाइज। अभी बताता हूँ इम्प्लाइज क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मान लो कि ये सबसेट है ए का, ठीक है, ये सबसेट है ए का, देखा हमने देखा कि भाई
सबसेट है बी, सॉरी ये ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इफ, ठीक है, इफ ए बिलोंग्स, ए मतलब जो एलिमेंट ए है वो ए के अंदर है, तो इट इंप्लाइज दैट, इट इंप्लाइज का मतलब ये है कि ए बी में भी होना चाहिए, ये ऐसा होगा ही, ठीक है। इसका मतलब है इंप्लाइज, ठीक है ना। ए कंटेंट इन बी इफ, ठीक है, इफ कब, ए सबसेट होगा बी का, कब, इफ अगर ए एलिमेंट बी में है तो ए एलिमेंट, ओ सॉरी ए एलिमेंट ए में है तो ए एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये सबसेट है बी का। और सिंपल भाषा में बोले कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, तो ए सबसेट है बी का, ठीक है गाइस। ये समझ में आया? तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं डेफिनेशन, यहां तक देख लेते हैं, ठीक है। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी, ठीक है। तो एक सेट ए है वो बी का सबसेट होगा इफ, कब, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट जितने भी ए के एलिमेंट्स है, इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी, ठीक है। तो यही बात यहां पर बोली है, ठीक है, कि ये हमने देख लिया सिंबल है सबसेट का, और ये कंटेंट इन है कि भाई ए सबसेट है बी का, ठीक है, बी का सबसेट है, वेयर जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, मतलब ए एलिमेंट्स है ए का, तो इसका मतलब ये है कि भाई ए बी का भी, ए बी में भी होना चाहिए, ठीक है ना, एलिमेंट ए बी में भी होना चाहिए, बी सेट में भी होना चाहिए। और अगर हम इसे इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ओके, ए सबसेट होगा बी का, ठीक है, सो ए सबसेट होगा बी का कब, जब, इफ, कब, जो जितने भी एलिमेंट्स, मतलब मान लो कि ए एलिमेंट, ठीक है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ये जो ए है ए का एलिमेंट है, ठीक है, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने ये बोला है कि ए एलिमेंट ए का है, तो इस केस में अगर ये इसका सबसेट होगा तो इस केस में ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखते क्या बोलता है, A is a subset of B. A is a subset of B, ठीक है। If A is an element of A, तो A is an element of A, implies that A is also an element, A is also an element of B, ठीक है। अब मान लो कि हमने, ठीक है, ये समझ में आया। अब इस लाइन को समझते हैं, कितना समझ में आया, ठीक है। मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि ये हमने सेट लिया बी, इसके अंदर 1 2 3, और ये मैंने एक सेट ले लिया 4 5। क्या ए बी का सबसेट है? बताओ, कमेंट करो, ठीक है। ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। ए बी का सबसेट क्यों नहीं है, ठीक है, उसका रीजन बताओ। ए बी का सबसेट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है और ना ही बी ए का सबसेट है। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि भाई अगर ये सबसेट होता तो हम ऐसे लिखते हैं कि ए बी का सबसेट है, नहीं है तो बस ऐसे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ओके। तो ये हमने देखा सबसेट का। ओके, कुछ नोट क्या कह रहे हैं, नोट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्या, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन अ बी एंड वाइस वर्सा, then A content B and B content A. Okay, A is the subset of B and B is the subset of A. In this case, A and B are same set, so that we have A is a subset of B and B is the subset of A, implies that A is equal to B. अब ये समझते ये क्या है, ठीक है। मान लो ये कह रहा है कि A सबसेट ऑफ B का और B
सबसेट है ए का, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों ही इक्वल होंगे। कैसे, मान लो कि ये सेट लिया आपने 1 2 3, ठीक है, आपने ये सेट लिया क्या कहते हैं 3 2 3 3 1 2, ठीक है, तो आपने देखा दोनों सेट इक्वल है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो आपने देखा कि दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है, दोनों सेट हमने देखे, दोनों सेट इक्वल हैं 1 2 3 3 1 2, सेट तो दोनों इक्वल हैं। तो आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो एलिमेंट्स इसमें भी है, तो हम ये कह सकते हैं बी सबसेट है ए का, और जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो एलिमेंट्स इसके अंदर, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए सबसेट है बी का, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कब, तो इसका मतलब ये है, ये होता है टू साइड इंप्लीकेशन, ठीक है, इसका मतलब है बोथ साइड इंप्लीकेशन। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, तो इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू बी, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर है। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है जो ये वाली लाइन है ये क्या कहती है, ठीक है, ये हमें समझना है, ठीक है, ये क्या कहती है ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ये लाइन क्या बोलती है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 3 1 2, ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने ये, तो ये क्या कहता है, ये कहता है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो यहीं से हमें ये पता लग गया इसका मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है। तो ये कहता है अगर आपने ये कंडीशन मानी है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों में ही एलिमेंट सेम है, दोनों में ही एलिमेंट सेम है, तो दोनों में एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अगर हम, ठीक है, तो अगर हमने ये कंडीशन ली है तो हमें ये प्रूफ करनी है दोनों में एलिमेंट सेम है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, जो एलिमेंट्स इसमें वो एलिमेंट्स इसमें, जो एलिमेंट्स इसमें वो एलिमेंट्स इसमें, तो हम देखते हैं दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर यही कंडीशन मैं ये ले लूं कि अगर मैं ये ले लेता हूं कि a इक्वल टू बी है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या a सबसेट b का है और b सबसेट a का है, तो ऑब्वियसली कर सकता हूं कि मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, a इक्वल टू b है, तो इसका मतलब क्या है, इसके एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो एलिमेंट्स इसमें भी है, तो a सबसेट b है, एंड जो एलिमेंट्स इसमें वो एलिमेंट्स इसमें भी है, तो b सबसेट a भी है, तो ये प्रूफ कर दिया। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है बोथ साइड इंप्लीकेशन, कि अगर आपने ये माना है तो आपको ये प्रूफ करना है, अगर आपने ये माना है तो आपको ये प्रूफ करना है, तो दोनों ही हमें प्रूफ करना है, पहले एक बार ये मान लो तो ये प्रूफ करो, और एक बार ये मानो फिर ये प्रूफ करो, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि अगर आपने ये मान लिया कि a एलिमेंट b का है, एग्जांपल पे तौर पे ऐसे ले रहे हैं हम, ठीक है, एग्जांपल ऐसी, अगर a एलिमेंट b का है और कंडीशन है कि a सबसेट है b का, ठीक है, तो इसका ठीक है a सबसेट है b, कब होगा ये कंडीशन, कि जितने भी एलिमेंट्स a के हैं, a में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो कि सारे एलिमेंट्स a हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स b में भी होने चाहिए, ठीक है, यही बात है, यही सारी कंडीशन है, समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब टू वे इंप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टू वे इंप्लीकेशन होता है, टू वे इंप्लीकेशन। जैसे मैंने चीजें समझ में आ गई, अब इसका मैथमेटिकल नेम देख लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, शॉर्टकट में हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, टू वे इंप्लीकेशन को कैसे, जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया, हमने ये लिया था कि बी कंटेंट ए, ओके यहां से ले लो ना, a is a subset of b, a सबसेट है b का, ठीक है, एंड b सबसेट है a का, a सबसेट है b का और b सबसेट है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, और a इक्वल टू b तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर ठीक है, तो आपने एक बार ये लिया तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आपने ये लिया तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। इंप्लीकेशन कंडीशन, ये बोथ साइड कंडीशन है, ठीक है, ये
ठीक है, डुअल कंडीशन मतलब दो साइड कंडीशन है ये, कि आपने ये लिया तो ये प्रूफ करना है, ये लिया तो ये प्रूफ करना है, तो दोनों बार एक बार लोगे तो प्रूफ करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम फ्रॉम above definition every set is a subset of itself। ओके, तो देखो जो भी हमने डेफिनेशन ऊपर देखी, उस डेफिनेशन से हमने ये देखा कि अगर सेट ए 1 2 3 है तो क्या ए खुद का सबसेट हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू ए है। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट तो वही लेंगे, सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ए कंटेंट करता है बी को, ओ सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से याद रखना, फ्रॉम अबव डेफिनेशन एवरी सेट इन ए, ओके इन ए ओ सॉरी फ्रॉम अबव डेफिनेशन एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया। ठीक है, एक चीज और यहां पर आती है, ये नोट हो गया। ओके, नोट्स में आपको ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने। एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमें पता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर ये सेट है, ठीक है, मान लो कि इसमें दो हैं, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सबसेट बनाता हूं, सबसेट टुकड़े करता हूं, तो कितने टुकड़े कर पाऊंगा? देखो टुकड़े करता हूं तो 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर? जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, एलिमेंट्स कितने हैं? दो एलिमेंट्स है, तो कितने लिख सकता हूँ? 4। इसके सबसेट टुकड़े कितने बनेंगे? इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 पहले। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं हम? खाली सेट लेते हैं, एक खाली सेट बनेगा। ठीक है, एक खाली सेट बनेगा, फिर 1 1 खाली सेट ले लिया, मतलब जीरो, नल, वॉइड, एम्प्टी, जीरो, 5। ठीक है, या इस तरीके से ही बोल सकता हूं। तो ठीक है, ये लेके चलते हैं। फिर 1 1 का सेट ले लेते हैं, 1 1 एलिमेंट का। ठीक है, जीरो एलिमेंट का लिए ले लिया पहले, फिर एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट। ठीक है, तो हमने देख कितने बन रहे थे? 4, 1 2 3 4 बन गए। तो आपने देखा कि क्या हमारे पास ये आया, तो वही बात बोल रहा है। तो इस केस में तो ये तो सब हर किसी का सेट होगा, ये तो सबसेट होगा। ये एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, ये हमें पता है। देयरफॉर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, जितने भी सेट है उन सारे सेट का एम्प्टी सेट इज द सबसेट। ओके गाइस, सो दोस्तों ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, कोई भी डाउट प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट। तो यहाँ पे ये सब समझ में आया आपको? ओके, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा बचा है, उसे अभी फिनिश कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलो। ओके, कुछ 2 3 पॉइंट रह गए, अब उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है? पहला, इफ ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट्स इसमें बोथ आर नॉट इक्वल, अभी इस चीज को समझेंगे, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। कैसे? देखो, ये हमने लिया एक सेट 1 2, ठीक है, और बी हमने एक सेट लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने एक चीज तो देखी कि जो सेट ए है वो सबसेट बी का है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है ना। इक्वल मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स इसमें नहीं है, और सारे के सारे सेम नहीं है। तो बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, कि बस इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रॉपर। तो इस केस में क्या हुआ? ये प्रॉपर सबसेट है, और ये क्या है? सुपर सेट। ये समझ में आ गया? ये क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। बी क्या होगा यहाँ पे? सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर थी। ए, इफ ए subset of b and a is not equal to b, then a is called proper subset and b is called superset। ठीक है, ओके। एक दूसरा पॉइंट क्या है? इफ और सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, कहने का मतलब क्या है कि सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। ठीक है, thus a is a singleton set। तो हम इसे सिंगलटन सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं।
ठीक है, किस सेट को? जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है, इसमें 1 ही एक ही एलिमेंट है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगलटन। नाम से ही पता लग रहा है सिंगलटन सेट के एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे 5 था, जैसे एम्प्टी सेट था, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था, खाली था, ठीक है। अब आता है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर, और 10th में कुछ चीजें पढ़ी होंगी। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर वास्तविक नंबर जो रियल में है, ठीक है, जो रियल में है, ठीक है। और जो रियल में नहीं है, जो हमें उन्हें मान लेते हैं ऐसे कि ये नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप जितने भी जानते हैं, ठीक है, वो पॉइंट में हो, डेसिमल वो पॉइंट में हो, ठीक है, मतलब डेसिमल में हो या पॉइंट में ना हो, 1 2 3 इस तरीके से नेगेटिव में हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हो, 0 हो, या आपको कोई ऐसा नंबर हो कि जो कि लिखते जा रहे हो लेकिन रिपीट हो, क्या कहते हैं, इसकी रिपीटेशन नहीं होनी, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के नंबर सारे के सारे क्या है? रियल नंबर हैं, ठीक है। आप उन्हें लिख सकते हैं, आप उन्हें जानते हैं, कोई इमेजिन नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पर अब हमने देखा है रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से होंगे। देखिए, तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? रैशनल नंबर। रियल नंबर में कुछ रियल नंबर में ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रैशनल्स होते हैं, रेशियो में होते हैं। तो इसका मतलब एक रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे √2, ठीक है, √2, ठीक है, √2 हो गया। जैसे कि आपने लिखा 2.5, आपको पता है कि 2.5 है कि भाई टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिपीट करनी है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो इसे हटाओगे, 25 10 2, तो लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो इनको हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि आपने 2.5 को लिख दिया, क्या कहते हैं, इस तरह से लिख दिया था, तो इसे इन नंबर्स को हम इस तरह से लिख ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि 1 3 3 3 इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये तो ना तो रिपीट करता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है, ठीक है गाइस। ना तो ये रिपीट करता है ना टर्मिनेट होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, क्या था, 1. ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये नंबर देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू जैसे रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एग्जांपल के रिपीट का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 3 1, ठीक है, आपने इस तरीके से लिया, फिर 2 1 2 2 1 इसे, तो आप देख रहे हो ये पार्ट रिपीट हो रहा है। ऐसे इसमें रिपीट नहीं होता और टर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक है। रिपीटेशन में क्या होता है, हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये भी सबसेट है इसका, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर कुछ होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे इसे सारे नंबर नेगेटिव कर दो, ठीक है, नेगेटिव कर दो, इस तरह ये सारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स। तो आप देख रहे हो 0 एक अलग कर दें तो 0 एक सबसेट, तो ये भी इसका सबसेट बन गया, 0 भी इसका सबसेट बन गया। इसमें नेगेटिव नंबर्स हमने इंटीजर्स अलग कर लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने अलग कर लिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसका सबसेट बन गया, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स भी इसका सबसेट बन गया, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने लिया, ये हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, तो हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स में ये हमारा नेचुरल नंबर्स भी निकल कर आएगा, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सबसेट है, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ना, समझना, ओके। कोई ऐसा आपने देखा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करें, ठीक है। वैसे आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करते हैं। और तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें, एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन पढ़ाई पर फोकस रखें और अपना ध्यान रखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड टेक केयर ऑफ यू।